शुभोदय। मेरा नाम नमिता है। आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम देखेंगे एक नई कहानी, वो है बड़े घर की बेटी, और इसके लेखक है प्रेमचंद जी। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काशी के निकट लम्पी नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1880 में हुआ था। उनके पिता का नाम अजय राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। उनके पिता का नाम क्या था? अजय राय तथा और उनके माता का नाम आनंदी देवी था। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा था। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण का मतलब डिफिकल्टीज। ओके, उनके अनेक उपन्यास लिखे थे, जिनमें उनके अनेक उपन्यास है, जिनमें से 4-5 प्रसिद्ध हुए थे। वो है गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उनके कौन कौन से प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? उसमें से गोदान है, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला, ये है प्रसिद्ध कहानियां। उनके 300 अधिक से कहानियां भी लिखी, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उन्होंने कितने लिखे हैं? 300 से अधिक कहानियां लिखे हैं, जो उसमें से मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनके रचनाओं में मानव जीवन के भारत के गांव की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। उनके कविताओं में और कहानियों में किसके बारे में प्रसिद्ध हुआ है? हमारे देश और हमारे गांव के बारे में प्रसिद्ध हुआ है। उनका निधन कब हुआ था? उनका निधन 8 अक्टूबर सन 1936 में हुआ था। 1936 मतलब 1936 उनका देहांत हुआ था। ये है प्रेमचंद जी के बारे में। अब हम पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उनके सब कविताओं में से एक बड़े घर की बेटी एक प्रसिद्ध कहानी है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रिकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया गया है। इस कहानी में हम क्या देख सकते हैं? जो कि सामाजिक जीवन, जो रोज हर घर में होने वाली छोटी छोटी बातों को ये लेकर कहानी बनाए हैं, जो कि इसमें मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन, मिडिल क्लास, जो उनके जीवन के बारे में और होने वाली घटनाओं के बारे में चित्रित किया गया है, जो हमारे घरों में आए दिन घटती है। जो हमारे हर घरों में ऐसी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं घटती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। इसमें पहला कैरेक्टर क्या आता है? आनंदी। ठीक है, आनंदी कौन है? ये एक बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यास होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया है। वो कैसी थी? वो एक संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यास होने पर भी कैसी थी? वो एक संपन्न घर की थी। संपन्न घर मतलब एक बड़े घर की लड़की थी। वो बड़े घर की लड़की होने पर
बड़े घर की बेटी है और इसकी शादी किससे हुई थी? श्रीकंठ से हुई थी। और लाल बिहारी कौन है? लाल बिहारी श्रीकंठ के भाई थे, छोटे भाई। लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आया था। उसके कौन से व्यवहार से आनंदी को क्रोध आया था? अभद्र व्यवहार से क्रोध आया था। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया था कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियाँ शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। ये झगड़ा इतने तक पहुंच गया कि दोनों भाई बिछड़कर लाल बिहारी घर छोड़कर चले जाना चाहता था। इतना तक लड़ाई हो गई थी। घर को बिखरता देख आनंदी की सात्विक वृत्तियां जाग उठी थी। आनंदी उस घर के इस बिगड़े हुए वातावरण को देखकर उसे भी, आनंदी को भी बहुत दुख हुआ था और वह पूरा ठीक करना भी चाहती थी। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। अंत में क्या हुआ? आनंदी लाल बिहारी को भी घर से जाने से रोक लिया और बिगड़े हुए बात को भी ठीक किया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। उच्च कुल की लड़कियां महिलाएं भी आदर्श कष्ट सहकर अपमानित होकर भी अपना मर्यादा नष्ट नहीं होना चाहती थी। यही इस कहानी का संदेश है। क्या संदेश है इस कहानी का? कि ये महिलाएं कष्ट सहकर भी, अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होना चाहती थी। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। ये पूरा पाठ किससे चयन किया है? सर, संबंधों और पारिवारिक संबंधों को, बिगड़े हुए संबंधों को ठीक करने के लिए ये सब उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ भी चयन किया गया है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे और नंबरदार थे। वो कौन थे? बेनी माधव श्रीकंठ के पिता थे। वो कौन थे? गौरीपुर और गांव के जमींदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। उनके पितामह भी, इसके पितामह बेनी माधव सिंह, उनके पितामह भी बड़े बड़े धन्य धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कार्तिक स्तंभ थे। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी झूलता है। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थिपंज के सिवा और कुछ शोष ना रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हाड़ी लिए उनके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से आधी संपत्ति वकीलों को बांट कर चुके थे। क्या कर चुके थे बेनी माधव सिंह? अपने पूरे आधी संपत्ति को वकीलों में बांट कर चुके थे। संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। उनके वर्तमान आय में उसमें एनुअल पर एनम 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटियां थी। ठाकुर साहब के कितने बेटियां थी? 2 बेटियां थी। बड़े का नाम था श्रीकंठ सिंह, दूसरे का नाम क्या था? बेनी माधव सिंह। उसके ठाकुर के 2 बेटे थे, ठीक है। बड़े बेटे का नाम था श्रीकंठ। उसने बहुत दिन के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की
बदन का सजीला जवान था। और एक लड़का कौन था? और एक लड़का था लाल बिहारी सिंह, जो है कैसा था वो? दोहरे बदन का और सजीला जीवन था। सजीला मतलब खट्टा खट्टा जीवन था। बरा हुआ मुकड़ा चौड़ी छाती, बरा हुआ मुकड़ा, बरा हुआ मुख और चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। तो कितने ग्लास दूध पीता था सुबह? 2 ग्लास दूध पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। वह इस नेत्रप्रिय गुणों को, नेत्र मतलब तो आंगों को उन्होंने बीए प्राप्त करने में ही न्योछावर कर दिया था। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। उन 2 अक्षरों ने क्या किया? बीए क्या किया? वो प्राप्त करने के बाद उनका शरीर कैसा हो गया था? पूरा निर्बल और चेहरे का कांतिहीन बना दिया था। वह पूरा अपनी पूरी मेहनत लगाकर बीए प्राप्त किया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। वह वैद्य ग्रंथों पर भी बहुत विशेष प्रेम रखते थे। वैद्य ग्रंथ मतलब जैसे कि आयुर्वेदिक पुस्तकें, आयुर्वेद औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। उसका विश्वास किन पर था? ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों पर भी उनका बहुत विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय करल की सुरीली कर्णमधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। वह 2 डिग्री प्राप्त करने पर भी वह अंग्रेजी भाषाओं पर इतना प्रेम विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करता था। वह अंग्रेजों पर बहुत बड़ा निंदा और तिरस्कार भी किया करता था। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान भी था। उनके गांव में श्रीकंठ को बड़ा सम्मान भी मिलता था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पाठ का पाठ लेते थे। दशहरे के दिनों में उन गांवों में जो रामलीलाएं होती थी, उसमें से वह किसी एक पाठ में भी भाग लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। वह क्या समझते थे? आजकल के स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की आदत नहीं है, वह अरुचि दिखाते थे। उसी वजह से जाति और देश दोनों के लिए भी हानिकारक समझते थे। वह दोनों के लिए भी, देश और जाति के लिए भी वह हानिकारक समझते थे। इसी कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच ना करती थी। ओके, कोई भी उन्हें अपने शत्रु को भी शत्रु
हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बकरी, शिकारे, जाट, फानुस आदि उनके थे। नाम